हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम पिंक्स पर, जहां पर आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेक्चर 3 कवर करेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो सब भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। बच्चों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों के अंदर जो सर्किट यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, ठीक है। बट जो पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं बल्ब लगाने के लिए वो ज्यादा सफिशिएंट माने जाते हैं। पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम पैरेलल को प्रीफर करें तो इसका मतलब जो सीरीज है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना। सबसे पहले उसके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। इफ वन इलेक्ट्रिक application stopped working, then all the other application also stopped work। देखो, यदि आपने क्या करा है, सीरीज में लगाया है बहुत सारी एप्लीकेशंस को, मतलब आप मान लो दिवाली की झालर लगा रहे हो, ठीक है, वो तो सबने लगाई है ना दिवाली की झालर। तो देखो ये आपका वायर हो गया, यहाँ से आपने क्या करा, सारी झालर को क्या करा, सीरीज में जोड़ दिया। यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब सीरीज में जुड़ गई ना। अब देखो यदि आपने क्या करा, इस यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इसका स्विच है, ठीक है। यदि आपने ये स्विच ऑफ कर दिया तो ये सारी की सारी झालर बंद हो जाएंगी ना। बट आपको तो एक झालर बंद करनी है तो सारी झालर बंद हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि जो आपके सीरीज वाले होते हैं ना, यदि आप उसमें एक एप्लीकेशन को स्टॉप कर रहे हो, एक उपकरण को बंद कर रहे हो, तो उसके साथ जुड़े हुए सारे के सारे एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे। All the electric application have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। सारे के सारे झालर इसमें एक स्विच से जुड़े हुए हैं ना, इसका मतलब आप इन्हें सेपरेटली बंद नहीं कर सकते कि मुझे ये झालर बंद करनी है, ये जलानी है, ये बंद करनी है, ये जलानी है, ऐसा नहीं कर सकते ना। एक ही स्विच से सारे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि सारी एक साथ ही बंद होंगी और एक साथ ही जलेंगी। तो इसमें यही तो लिखा हुआ है कि जो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं वो एक स्विच से कनेक्टेड रहती हैं, जिसके कारण हम उन्हें ना तो सेपरेटली बंद कर पाते हैं और ना ही उन्हें खोल पाते हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, कि जो हम घरों के अंदर पैरेलल जो आपका सर्किट होता है उसे प्रेफर करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन स्टॉप देन ऑल द अदर एप्लीकेशन कीप वर्क नॉर्मली। मान लो यहां से वायरिंग जा रही है, ठीक है, यहाँ आपने कोई दूसरा एलिमेंट मतलब कोई एप्लीकेशन जोड़ दिया, यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन जोड़ दिया, यहाँ दूसरा जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको यदि ये वाला बंद करना है तो आप इसका स्विच ऑफ कर दोगे, यदि आपको ये बंद करना है तो आप इसका स्विच ऑफ कर दोगे। ऐसे ही तो करोगे, क्यों? क्योंकि इनमें तो अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से सब में एक साथ गया, यहाँ जाके इसका अलग स्विच बन गया और इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है। आपकी मर्जी से बंद करना चाहते हो बंद कर दो और खुला रखना चाहते हो खुला रख दो। इसमें भी अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी अलग करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये किसमें पैरेलल में बन गया है ना, इस तरीके से। और आगे जाके फिर आप इन्हें एक साथ जोड़ भी सकते हो, मर्जी है, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट स्विच बना दो। ठीक है,
यहाँ से करंट आ रहा है, मुझे ये वाला बंद करना है, तो यहाँ से स्विच ऑफ कर दूंगी मैं। Each electric application get the same voltage as they of the power supply. सबके अंदर सेम वोल्टेज फ्लो होगा, ऐसा नहीं है इसमें ज्यादा कट हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज अ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रिक वर्क डन किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। देखो, पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो आपका वर्क डन किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, वाट होती है, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब आती है वाट, तो इसका मतलब 1 वाट की भी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। यदि आप इस W की जगह 1 रख दो, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, इसकी जगह 1 रख दो और टाइम की जगह भी 1 सेकेंड रख दिया जाए और वाट आपका 1 जूल रख दिया जाए। वाट की डेफिनेशन कैसे बनेगी, यदि आपने वर्क डन है वो 1 जूल रख दिया और जो टाइम है वो कितना रख दिया, 1 सेकेंड रख दिया, तो आप क्या हो गए, द पावर ऑफ 1 वाट। 1 वाट की जो पावर है इज अ रेट ऑफ, किसके बराबर होती है, वर्क डन ऑफ 1 जूल। कि वर्क डन जो है वो 1 जूल किया गया है पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा, 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये जितनी भी ऐसी कहेंगे ना डेफिनेशन, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 वाट, ये सब पढ़ के जानी है आपको। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के काफी फॉर्मूले हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं पहले। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है और एक होता है W इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। अब इस W इज इक्वल्स टू VIT को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। V ऐसे ही रहेगा, इस W की जगह आप क्या लिख दोगे, VIT लिख दोगे, और ये T ऐसी, इससे ये कट गया तो क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू VI बन गया ना, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और जब इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, वाट के बराबर होता है ना जूल पर सेकेंड, तो हम इसे वाट भी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू कितना आ गया, VI वाट आ गया। अब आपको जो P है वो I और R के टर्म में भी निकालना है। यदि न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे दे, वोल्ट और I दे दे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है पावर निकालने के लिए। कह दे, यदि पावर निकालने के लिए कह दे और आपको I दे रखी है और R दे रखी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो अब हम ड्राइव करेंगे। V इज इक्वल्स टू VI आया था और V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, V की, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। P ऐसे रहेगा, इस V की जगह आप क्या लिख दोगे, IR लिख दोगे, एंड ये वाला I भी आपका ऐसे ही रहेगा। I की I में करोगे तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R आ गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो, जो पावर P है उसे अब आपको किस में निकालना है, V और R के फॉर्म में निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू VI, ये होता है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। इससे I की वैल्यू निकाल दो, R मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R आ जाएगी ना। ये रफ वर्क है, आप पीछे करके देखना इसे, ठीक है। अब देखिए, इस I की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। P तो ऐसे ही रहेगा, इस V भी ऐसे,
और आई की जगह आप क्या लिख दोगे, वी अपॉन आर लिख दोगे, ठीक है। अब ये वाला पी तो ऐसे ही रहेगा, वी की वी में करोगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये आ गया एक फॉर्मूला, ये आपको याद रखने हैं सारे। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम। जो देखो, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है एप्लीकेशन द्वारा कंज्यूम्ड की जाती है, वो किसका प्रोडक्ट होता है, गिवन बाय द प्रोडक्ट इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम। फॉर्मूले से आप बना सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो उस एप्लीकेशन के पावर और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होती है। एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू PT, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि जब आप किसी को पीटते हो तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो एनर्जी से याद रखोगे एनर्जी खत्म हुई कब, PT मतलब पीटने पर, ठीक है। E इज इक्वल्स टू PT, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वाट आवर होती है, ठीक है। एंड वन वाट आवर की डेफिनेशन भी आती है कि देखो, 1 watt आवर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि 1 watt आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लीकेशन। देखो, जो आपकी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होती है एनर्जी को कंज्यूम करती है, उसकी जो मात्रा होती है वो 1 watt पावर जो होगी वो 1 घंटे में यूज की जाएगी। इट इज यूज फॉर 1 आवर। ये फॉर्मूला जो है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट पूछेगा या फिर आपको सोल्व ड्राइव करने के लिए कहेगा। किलोवाट आवर आपके 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड, ठीक है। जो वाट होता है वो किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है ना। और ये आपकी 3600 ऐसी, इस सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये 36, ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 जूल। अब देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर होता है, हर डिजिट के लास्ट में जो पॉइंट नहीं होता उस पॉइंट को जब इधर खिसकाओगे 3.6 तो एक पावर ऐड हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इधर जो चल रहा था ये आपको सारे में लिखना है कि जो 1 किलोवाट आवर है वो कितने के बराबर है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। या तो आपसे ये कहेगा डायरेक्ट ये बताओ कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, या फिर आपसे रिलेशन ड्राइव करने के लिए कहेगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wires, the resistance wire become very hot and produce heat. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब आप करंट को पास करते हो किसी भी हाई रेसिस्टेंस वायर से, जैसे कि आपका निक्रोम वायर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि द रेसिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, जो वो तार होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि जैसे आपने इसकी हेडिंग पढ़ी, उससे आपको लग रहा होगा कि जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं उस टाइम पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो कैसे अब याद रखोगे इसे, कि जो हाई रेसिस्टेंस वाले वायर होते हैं उन्हें जब क्या करते हैं, ज्यादा वोल्टेज में उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो तार गर्म होगा। नॉर्मल सी बात है, यदि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करोगे तो तार तो गर्म होगा ही ना। तब जब वो तार गर्म होगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, उसे ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, ठीक है। इफ करंट, यदि आपका करंट आई हो, रेसिस्टेंस आर हो, टाइम टी हो और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपकी क्यू हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वी है,
तब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं W इज इक्वल्स टू वी क्यू या क्यू वी। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू इधर ही छोड़ो, टी को इधर ले जाओ, तो क्यू क्या बन जाएगा आपका IT बन जाएगा। और जो ओम्स लॉ पढ़ा था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू IR था। अब क्या करेंगे, जो V है इससे V की और यहाँ से Q की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। कीजिए, W तो ऐसे, Q की जगह क्या पुट करोगे आप, I इंटू R, मल्टीप्लाई का साइन, V की जगह क्या पुट करोगे IR, W ऐसी, I की I में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों हो जाएगा I स्क्वायर, R के T में करोगे तो हो जाएगा RT। ठीक है, W इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा I स्क्वायर RT। इस वर्क डन की जगह आप हीटिंग प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा I स्क्वायर RT। एक आपसे एमसीक्यूज में वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा कि जो लॉ ऑफ हीटिंग का आपको फॉर्मूला बताना है, तो आप क्या लिखोगे, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देखो बच्चों, अब मैंने आपसे बताया था हीटिंग करंट ऑफ इफेक्ट को जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो आपसे यदि वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछ लेगा तो आपको इसका ये ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हीटिंग, देखो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। आप यहाँ से याद रखिए कि ये जो है I स्क्वायर R और T ये प्रोपोर्शनल से बनेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। फिर क्या लिखोगे कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। फिर लिखोगे थर्ड लाइन में कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, अब देखिए इसे मैं एक बार यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ आपको कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, की जो हीट है वो वायर के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के। फिर क्या लिखोगे, सेम ऐसे ही लिखना है आपको कि हीट प्रोड्यूस इन वायर, फिर लिख दो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फिर आप इन तीनों इक्वेशन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा I स्क्वायर RT, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, देखिए बच्चों अब आता है टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ स्मॉल एंड सिंपल लाइट सोर्स। जो बल्ब होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल होता है, छोटा होता है, और सिंपल लाइट ऑफ सोर्स होता है। ठीक है, उजाले का एक साधन। डेट यूज अ वायर फिलामेंट, जिसमें क्या होता है वायर फिलामेंट का यूज किया जाता है, जो ये है जिसे हम हिंदी में गूंज बोल देते हैं। द फिलामेंट इज एन कॉल्ड थिन वायर, जो क्या होती है एक बहुत पतले तार की बनी हुई होती है। इज मेड ऑफ टंगिस्टन, किससे बनी हुई होती है वो, टंगिस्टन से बनी हुई होती है। टंगिस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगिस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकता है, उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इन बल्ब के अंदर फिल्ड विद एन इनर्ट गैस, देखो जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल होती है, इनर्ट गैस फिल होती है। अब समझते हैं कि इनर्ट गैस क्या होती है। इनर्ट गैस जो होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, मतलब क्या है कहने का कि वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे आपकी आर्गन हो गई और नाइट्रोजन हो गई, ये दोनों गैसेस जो हैं वो बल्ब के अंदर फिल करी जाती हैं और इनका मिश्रण मिक्स्ड करके भी उन्हें फिल कर देते हैं। अब देखो बल्ब जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्पाइरल बल्ब एंड एक होता है टू साइड नेल बेस। देखो जो आपका ये होता है स्पाइरल बल्ब, ये जो हमारे छोटे लैंप होते हैं ना नॉर्मल, जैसे हम गिफ्ट वगैरह में हम टेबल लैंप देते हैं या फिर टेबल क्लॉक जो होती है उसमें जो बल्ब लगाए जाते हैं वो ये वाले होते हैं स्पाइरल बल्ब। देखो और जो ये होते हैं टू नेल बल्ब, इसमें क्या होती है नेल निकली हुई होती है। ठीक है, ये जो नेल होती है ये इसके बेस में होती है नीचे की तरफ। टू पीस ऑफ लीड दैट कनेक्ट द लैंप, जो क्या होती है ये नेल लैंप से कनेक्ट होती हैं
और फिर वो रोशनी करती हैं। और जो ये वाला होता है आपका स्पाइरल बल्ब, ये जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर ये जो वायर दे रखी है ये टंगस्टन की बनी हुई है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। इसका यदि टेम्परेचर जो है वो 3380 से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वायर है ये टूट जाती है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये पिघल जाती है और टूट जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो जलना बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको ये जो 2 नेल के बारे में बताया था वो 2 नेल ये रही, एक तो नेल ये रही और एक ये रही, ठीक है। तो ये देखिए ये जो दोनों नेल हैं, ये जो दोनों नेल आपके क्या होती है, बेस में होती है। मैंने देखो ये लैंप इसके बल्ब के बेस में ही तो है ना, नीचे की तरफ है। और जब इसे हम लगाएंगे बल्ब को किसी भी लैंप के अंदर तो क्या होगी, ये लैंप से कनेक्ट हो जाएगी, जब तो ये बल्ब जलेगा ना। बच्चों यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए इस चैप्टर को और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इस चैनल से पढ़ पाएँ।